ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो टैक्स गुरु। दरअसल इनकम टैक्स कानून ये कहता है कि एक समय से ज़्यादा अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके इनकम टैक्स के कुछ कानून लागू हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस लॉकडाउन की वजह से कई लोग नहीं चाहते हुए भारत में उस तय समय सीमा से ज़्यादा रह गए। ऐसे में सरकार ने उनको कुछ रियायतें दी हैं। गौरी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये रियायतें क्या दी हैं, उन रियायतों का फ़ायदा उठाने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना होगा? देखिए लक्ष्मण, सेक्शन 6 बताता है कि कोई इंडिया में रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, उसके जब ये पता लगता है कि उनमें से वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, उस हिसाब से उनकी टैक्स की देनदारी डिसाइड होती है और ये डिसाइड होता है कि उनको इंडिया में रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी है। तो अब हुआ क्या कि लॉकडाउन के चलते कुछ लोग देश में एंटर तो कर गए लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा पाए क्योंकि सारी एयर सुविधा भी बंद हो चुकी थी और देश में लॉकडाउन हो चुका था। तो बहुत लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस भेजी सरकार के पास और कहा कि इनको कुछ राहत दी जाए इसको देख करके। तो सरकार ने कहा कि अगर आप 22 मार्च से पहले इंडिया में आए और आप 31 मार्च तक वापस नहीं जा पाए क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था देश में, तो हम ये जो पीरियड है या आपका जो इंडिया में स्टे है उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। या आप 1 मार्च के बाद आपको क्वारंटीन में रखा गया और 31 मार्च तक आप अपने दूसरे देश वापस नहीं जा पाए, तो भी हम आपको इंडिया में जो आपका कैलकुलेशन होगा डेज का, उसमें इस पीरियड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है जो अपनी टैक्स प्लानिंग इस हिसाब से करते हैं कि वो कितने दिन इंडिया में रहें और कितने दिन इंडिया से बाहर रहें। चलिए, मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की बात है कि जो लोग भारत में रह गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ कानपुर से अरविंद सिंह साहब हैं। अरविंद जी, बताइए कैसे आपकी उलझन दूर की जाए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, मैं कानपुर से ग्राम हरिबरुआ बिरदंग का निवासी हूँ सर, और मैं एक मध्यम वर्ग किसान परिवार से आता हूँ सर, और 2 वर्ष पूर्व ही मैंने इंजीनियरिंग करके एक एमएनसी में कार्यरत हूँ और मेरी वार्षिक आय तकरीबन 25 लाख है, जो कि वेरिएबल मिला के करीबन 30 लाख जाती है सर। तो सर, जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो इस कारणवश मेरा परिवार और मेरा रुझान जो है वो किसानी की तरफ से जुड़ा हुआ है। तो इस वर्ष मैंने जो 30 लाख की मेरी जो आमदनी हुई, उसमें से मैंने 15 लाख रुपए का सागौन, जिसको टीक बोलते हैं, वो मैंने अपने खेतों में लगवाई है। और उसकी फसल करीब तकरीबन 8 वर्ष बाद ही लागत का जो भी हमारा देगी, वो हमको 8 वर्ष बाद देगी। तो अभी मुझे हर वर्ष उसमें कुछ ना कुछ लगाना ही होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं खेती में मेरे द्वारा लगाया हुआ पैसा रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, या मैं टैक्स की छूट का हकदार हो सकता हूँ, या अगर मैं हर वर्ष खेती में कुछ लगाता हूँ और अपनी प्राइवेट नौकरी में कार्यरत होते हुए। देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे, जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो पूरी की पूरी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, ये आपको शायद पता ही होगा। लेकिन अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा आ रही है और उसके साथ आपकी कोई और इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा, तो आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाती है और उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो क्योंकि अब आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको वहाँ से भी इनकम आ रही होगी, तो अब आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन होगी। अब जैसा आपने बताया कि आपको अभी लॉस होगा क्योंकि अभी आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, आप सिर्फ पैसा उसमें लगा रहे हैं अपनी ज़मीन पे, तो आप उसको बिल्कुल अपनी रिटर्न में दिखाइए। अभी आपको कोई इमीडिएट फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी आपको कोई टैक्स में बचत हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 साल तक, तो जब आप आगे के सालों में आपको प्रॉफिट होगा, एग्रीकल्चरल इनकम होगी, तो आप उसकी एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो अभी आप उसको दिखाएं ज़रूर। चलिए, मुझे लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया है। हालांकि बता दूं कि सिर्फ इनकम टैक्स पेयर से नहीं बल्कि जीएसटी फाइल करने वाले लोगों की उलझने बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस लॉकडाउन की वजह से। तो अब इनकम टैक्स के मामलों को यहीं विराम देते हैं और शुरू करते हैं जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने का सिलसिला। जीएसटी के मुद्दे पर हमारे साथ सबसे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं मुंबई से दीपेश जोशी साहब। दीपेश जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? 17-18 फाइनेंशियल ईयर में मैंने GSTR 3 भी भरे थे। वो रिटर्न भरने में मैंने कुछ मिस्टेक की थी। ठीक है।
और उसके वजह से मेरी लायबिलिटी जो जीएसटी का जो पोर्टल होता है उसमें मेरी लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है। लेकिन जो मेरा एक्चुअल परचेज और सेल का जो डेटा जो है उसके हिसाब से मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, उल्टा मेरी जीएसटी एक्सेस गवर्नमेंट से लेना बनता है। तो इस परिस्थिति में मुझे नोटिस आई थी और उसका मैंने रिप्लाई भी किया था और मैं जीएसटी ऑफिस में भी गया था, उनको मिला भी था। लेकिन अभी मुझे करना क्या चाहिए, मुझे ये बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो गलती करी थी जीएसटीआर 3B में, वो आपको अगले महीनों में रेक्टिफाई कर लेनी चाहिए थी वो, लेकिन आपने शायद नहीं करी है। तो अब आप एक काम करिए, आपका जो फाइनेंशियल 17-18 की एनुअल रिटर्न जानी थी उसकी भी डेट अब निकल चुकी है, आप उसमें रेक्टिफाई कर सकते थे, लेकिन आप अभी भी उसको भर सकते हैं विद लेट फीस। तो आप एनुअल रिटर्न भरिए, उसमें आप सारी सही जानकारी दीजिए, हो सके तो किसी प्रोफेशनल की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और आप पहले ही गलती कर चुके हैं। तो आप उस रिटर्न को भरिए और साथ ही जो आपका अब रिफंड बनेगा उसके लिए आपको RFD 01 फाइल करना होगा और आपका रिफंड आ जाएगा। मैं आपको एक और केस लॉ बताना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है एयरटेल के केस में, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ही उन्होंने कुछ इनपुट ज़्यादा ले लिया था क्योंकि उस टाइम पे 2A नहीं होती थी, तो सरकार ने उनको मैनुअल रिविजन भी अलाउ करी है। तो आप डिपार्टमेंट जाके ये भी एक सोल्यूशन देख सकते हैं कि अगर वो परमिट करते हैं इस केस लॉ को बेसिस लेके, अगर नहीं करते तो एनुअल रिटर्न के जरिए तो आप जरूर ही इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से सचिन गुप्ता जी। सचिन जी बताइए, क्या सवाल है आपके? सर मेरा सवाल है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो उसमें कमर्शियल रेंट पे टैक्स दे रहा हूँ जीएसटी का, लेकिन अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देता हूँ तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे बिल्कुल जीएसटी लगता है, लेकिन जहाँ तक बात आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज हो रही है, यानी कि वहाँ पे कोई ऑफिस या कुछ नहीं खुला, तो उस पर जीएसटी बिल्कुल लगेगा नहीं, वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। चलिए, तो आप खुश हो जाइए, जीएसटी इस पर नहीं लगेगा, जीएसटी बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर विदेश से आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा की मिल रही है कमीशन, तो क्या कंपोजिशन स्कीम का मिलेगा आपको फायदा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।